यस मैम, हो गया स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, आज आपका जो लेक्चर है बेसिकली वो आपकी लैब है, ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जनरेटिंग स्टैंडर्ड कर्व ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सबसे पहले तो आपने इस टॉपिक को समझना है कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, कंसंट्रेशन जो है उसको आप किस टर्म में लेते हैं, कंसंट्रेशन क्या चीज़ है? मैम क्वांटिटी हो गई है। यस, जब भी आप कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो आप ये कहते हैं कि आपने क्या किया है कि किसी जो है वो सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। अब सोल्यूशन में आपके पास दो ऑप्शन है कि आप सोल्यूशन अपनी मर्जी का भी बना सकते हैं, यानी नॉन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट को आप मेजर करके सॉल्वेंट में ऐड कर दें, ठीक है, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप मोल्स में कंसंट्रेशन ऐड कर दें, मोल्स ऑफ सम मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट, ठीक है। उस केस में हम ये कहते हैं कि आपके पास मोलर सोल्यूशन है या आपके पास मोलल सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। सोल्यूशन के लिए ना आपके पास डिफरेंट टाइप्स की जो है वो टर्म्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे आपके पास सोल्यूशन में ये भी हो सकता है कि आप सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स, अभी जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ना इसकी एक शॉर्ट की भी बता देती हूँ। सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स आपने डिसॉल्व किए हैं, ठीक है, एनी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। ठीक है, वो वॉल्यूम अगर आप लीटर में लेते हैं, ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि ये मोलर सोल्यूशन है। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को आप कहते हैं कि ये क्या है, आपके पास मोलर सोल्यूशन है, ठीक है। आप कहते हैं कि एनी मोलैरिटी आपके पास बन गई, 1 मोलर बन गया या 2 मोलर बन गया या जो भी, ये आपके पास टर्म आ गई है मोलैरिटी। मोलैरिटी और इसी तरह की कुछ और टर्म्स हैं जिनको आप कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका सॉलिड सोल्यूट और सॉलिड सॉल्वेंट है, असल में आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए कॉमनली तो यही फॉर्म ली जाती है कि आपका सोल्यूट जो है वो सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। लेकिन असल में आपके पास सोल्यूट और सॉलिड के लिए तीनों फिजिकल स्टेट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। सोल्यूट आपका सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, इसी तरह आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। तो अगर आपका सोल्यूट जो है वो सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर आपका सोल्यूट जो है वो सॉलिड है, ठीक है, या फिर आपका सोल्यूट जो है वो लिक्विड है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि मोलैरिटी की फॉर्म में अपना सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन एनी क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड है, यानी आपका सोल्यूट भी आपके पास सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हैं कि ये मोलैलिटी है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ परसेंटेज सॉल्यूशंस बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आप कहते हैं कि मैस बाय मैस सॉल्यूशन बना लिया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। इसके अलावा मैस बाय वॉल्यूम बना लिया, ठीक है, या फिर आपके पास एक सॉल्यूशन होता है उसमें आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अच्छा, इसमें क्या होगा कि आप जो है वो सॉलिड सोल्यूट को सॉलिड सॉल्वेंट में अगर ऐड करना चाहें तो सूटेबल सिचुएशन ये है कि आप मैस बाय मैस ले लें, ठीक है। अगर लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले लें, अगर सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो मैस बाय वॉल्यूम ले लें, और अगर लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले लें, ठीक है। तो ये जो आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो ये जो कंसंट्रेशंस हैं ये आप यूज करते हैं किसी भी सोल्यूशन के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि केमिस्ट्री में जब आप डील कर रहे होते हैं सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है, तो आप मोस्टली जो रिसर्च करते हैं या डिफरेंट किस्म की जो आप लैब एक्टिविटीज करते हैं उसमें क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसके अंदर सोल्यूट की कितनी अमाउंट डिजॉल्व है आपको नहीं पता, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि जो आपके पास सी वाटर है, ठीक है, वो साल्टी होता है, ठीक है, उसके अंदर साल्ट है, ये तो डेफिनेट बात है कि साल्ट है सी वाटर में, लेकिन सी वाटर के अंदर अगर आप उसका 1 लीटर लेते हैं तो उसके अंदर साल्ट की कितनी अमाउंट डिजॉल्व है, क्या आप ये बता सकते हैं?
आवाज आ रही है? मैम फिर रिपीट करें। मैंने पूछा है, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये कहते हैं कि सी वाटर इज साल्टी, यस। ऐसे ही है? ठीक है, अब मैं आपको क्या कहती हूँ कि आपके पास 1 लीटर सी वाटर है, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि उस 1 लीटर के अंदर कितना साल्ट डिजॉल्व है, क्या ये आप बता सकते हैं? इसकी कॉन्सेंट्रेशन से ही बता सकते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता चलेगी? कैसे पता चलेगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन? आप तो नहीं बता सकते जब तक आप उसको चेक नहीं करते, यस मैम। उसके ऊपर लैब में काम नहीं करते। इसी तरह हम ये कहते हैं कि आपका जो ब्लड सैंपल है, आपका जो ब्लड है, उसके अंदर सोडियम साल्ट की कंसंट्रेशन मौजूद है, ठीक है। सोडियम साल्ट जो है उसमें आपके पास सोडियम आयंस की फॉर्म में होता है। आप ये कहते हैं कि जो आयंस हैं वो करंट भी जनरेट करते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर अगर साल्ट है तो वो क्या करता है कि वो जो साल्ट के आयंस है यानी सोडियम आयंस, वो क्या करते हैं, करंट की फॉर्म में फ्लो करके आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेज जो है वो आपके ब्रेन तक लेके जाते हैं। यानी इवन आपके पाँव को भी अगर कोई टच करे तो फौरन से मैसेज आपके ब्रेन में पहुंचता है। उसकी वजह क्या है कि आपके जो पाँव के अंदर सोडियम आयंस होंगे वो करंट की फॉर्म में मैसेज जो है वो आपके ब्रेन तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब अगर उसी सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, जिसको आप कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जितने भी आपके पास हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर कहता है कि साल्ट कम लेना है। उसकी वजह ये है कि वो जो करंट रोज प्रोड्यूस हो रही है उनको कंट्रोल करके उसके ब्लड जो है उसको कंट्रोल किया जाए। तो क्या है, जो ब्लड सैंपल है उसके अंदर कितना साल्ट है, ये पास अगर कोई सी वाटर है उसके अंदर कितना साल्ट है, या किस कंपोनेंट के अंदर कौन सी मेटल नहीं है, कौन सा केमिकल कितना है, अक्सर आप क्या करते हैं जब लैब में काम करते हैं तो आपको ये कंसंट्रेशन डिटरमिन करनी होती है। जैसे वाटर के अंदर आप कहते हैं कि कुछ आपके साल्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और वो साल्ट्स आपकी हेल्थ के लिए जरूरी हैं। अगर आप वो साल्ट्स रिमूव कर दें तो आपके लिए वाटर टोटली टेस्टलेस भी हो जाएगा और वो आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आप वाटर के भी टेस्ट किए जाते हैं जिसमें चेक किया जाता है केमिकल्स वाटर के अंदर होने चाहिए, वो रिक्वायर्ड लेवल मौजूद है या नहीं। तो क्या होता है कि अक्सर आपके पास जो है, जैसे सी वाटर है, आप हेल्थ लेवल या उसकी क्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो उसके अंदर कौन से साल्ट की कितनी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता, आपको उसकी कंसंट्रेशन डिटरमिन करनी पड़ती है। इसी तरह अगर आप वाटर की क्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो आपको वाटर, आपका टैप का वाटर है या आपका हैंडपंप का वाटर है या आपका किसी स्प्रिंग का वाटर है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका पहले टेस्ट करना पड़ेगा उसके अंदर मौजूद केमिकल्स की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो उस कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिस भी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, हम डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। हाँ जी। अरीज, आपने मेरी स्क्रीन शेयरिंग जो है उसको कैंसिल कर दी। अरीज, कम आ रही। मेरे पास भी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है और कट कट के आ रही है। जी मैम, आपकी भी ऐसे ही आ रही है। अब कोई पता नहीं चल रहा कि इसका इशू क्या है। अरीज, आप ऐसे करें कि एक दफा मेरी स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करें। जी मिस। स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करें।
मिस यहाँ से नहीं हो रहा और आप समझ नहीं आ रही किस तरह करूँ। आपको आप ऐसे होस्ट करें, दोबारा होस्ट बनाए, मैं शेयर करके आपको दोबारा होस्ट बना देती हूँ। ठीक है, अब हो गया। ठीक है, अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैम, अब आ रही है। जी, अब ठीक है, अब अरीज, अब आप रिकॉर्डिंग कर लें। रिकॉर्डिंग हो रही है मैम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक स्टैंडर्ड कर्व जनरेट करनी है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करते हुए। ठीक है, और उस स्टैंडर्ड कर्व के थ्रू आपने क्या करना है, अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले देख लेते हैं, ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपके पास क्या है। ये एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसको केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट एनालाइट्स के लिए यूज करते हैं। यानी किसी एनालाइट के अंदर जो भी आपका सैंपल ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे अगर आपका सी वाटर का सैंपल है, वो आपका सैंपल ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अंदर आप सोडियम आयन की कंसंट्रेशन चेक करना चाहते हैं, तो वो आपका एनालाइट है। ठीक है, और उसमें अगर आप सोडियम आयन की कंसंट्रेशन चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए जो आपके पास लैब में इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल आपके पास क्या होता है, बियर एंड लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, ये पहले पढ़ा हुआ है बियर एंड लैम्बर्ट लॉ आपको ने बीएससी में? नहीं। अच्छा, बियर लैम्बर्ट लॉ जो है वो भी आप देख लें, ये दो साइंटिस्ट है, बियर और लैम्बर्ट, दोनों नाम ने मैम, जो है वो, नाम एक मिनट लिखिएगा। हाँ जी, अच्छा, आपका जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ना, उसमें क्या किया जाता है, यूवी विजिबल रेंज की नहीं, इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं। जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। यूवी विजिबल अब आ रही है मैम। आपका, ठीक है, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर है ना, उसके अंदर जो यूवी रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको यूज किया जाता है। उसको आप किसी भी सोल्यूशन के ऊपर फाल करवाते हैं जिसकी कंसंट्रेशन अननोन है। ठीक है, और वो सोल्यूशन क्या करता है कि सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो बियर साइंटिस्ट था जिसने ये ला दिया था, बियर्स ला, उसने ये कहा था कि जो जितनी भी आपके पास जो है वो एब्जॉर्बेंस होगी किसी भी सोल्यूशन की, यूवी विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की, उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। आपके सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, आपका जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उतनी ज़्यादा यूवी विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। समझ आ गई? ठीक है, और साथ में एक और साइंटिस्ट था लैम्बर्ट, उसने ये कहा कि सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ एब्जॉर्बेंस का ताल्लुक नहीं है। ठीक है, एब्जॉर्बेंस का आपके पास लेंथ ऑफ सॉल्यूशन के साथ भी ताल्लुक है। जैसे आपने वो इसके अंदर जो आप कंटेनर यूज करते हैं जिसमें आप अपना सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको क्यूबिट कहते हैं, और उसकी लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर होती है। तो आपके पास जो है सॉल्यूशन की जो लेंथ है उस पर भी आपकी एब्जॉर्बेंस डिपेंड कर रही है। अब ये दोनों फैक्टर्स, क्योंकि कंसंट्रेशन और जो आपकी लेंथ ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, ये लेंथ ऑफ सैंपल है, ठीक है, ये दोनों क्योंकि एब्जॉर्बेंस पे डिपेंड कर रहे हैं, और आपकी जो दोनों इक्वेशंस हैं उनकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड जो है उसको आप कंबाइंड फॉर्म में बियर लैम्बर्ट लॉ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है। ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये देखें मैंने ए को एज इट इज रहने दिया, और क्योंकि ए सी और एल दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो उसको कंबाइन कर दिया। अब अगर आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म कर देते हैं तो आपके पास एक इक्वालिटी आएगी और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये जिसको मैंने एप्सिलॉन से मेंशन किया है। ठीक है, अब ये जो आपके पास ए है यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, ये अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड है। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन जितनी भी यूवी विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, उसको आप एब्जॉर्बेंस या ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास एप्सिलॉन है ये मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है। ठीक है, और ये आपके पास एक कांस्टेंट है, और डिफरेंट मीडियम्स के लिए इसकी वैल्यूज जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं आपके पास। और आई यहाँ पे ये जो एल है ये आपके पास लेंथ ऑफ सोल्यूशन है, डिस्टेंस जितना भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्टेंस कवर करती है सोल्यूशन के अंदर वो, और सी जो है वो आपकी कंसंट्रेशन है आपके सोल्यूशन की जिसको आप स्टडी कर रहे हैं।
ठीक है, यहाँ से अगर आप सी की वैल्यू डिटरमिन कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास अननोन कंसंट्रेशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, ज्यादा सा सोल्यूशन जो है वो हम ये कह रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है उसके साथ इंक्रीज नहीं है। यहाँ पे मैंने आपके लिए इसका एक ये ओवरव्यू आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर सोल्यूशन जो है वो आपका कंपैरेटिवली थिन होगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन उसके अंदर कम होगी तो वो कम यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी आपके पास एब्जॉर्बेंस की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज करेगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करके कैसे आप अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर सकते हैं उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड कर्व जो है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वो डिटरमिन करनी पड़ती है। ठीक है, अब जैसे देखें कि ये आपके पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, आपका सोल्यूशन है, उसके अंदर ग्लूकोज मौजूद है, लेकिन ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो अननोन है। ठीक है, अब आपने सोल्यूशन के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना है। कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? ठीक है, तो अब अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जो है वो प्रिपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस पता है क्या होते हैं? सॉल्यूशंस ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। हाँ जी, रिकॉर्डिंग जो है वो आप साथ साथ जो है वो देखती रहिएगा। रीज आपने क्या करना है कि पहले 5 सॉल्यूशन जो हैं आपने प्रिपेयर करने हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसकी कंसंट्रेशन आपको पहले से पता हो। तो क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन होता है ना, तो एक रफ एस्टीमेट आपके पास पहले से मौजूद हो सकता है उस एक्सपेक्टेड कंसंट्रेशन का जो आपके सॉल्यूट की किसी भी सॉल्वेंट के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो है वो हो सकती है। तो आप उस रेंज के आगे पीछे जो है वो 5 नॉन कंसंट्रेशन प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आपने जो है ना वो सी वाटर का सैंपल है, उसके अंदर जो है वो आप सोडियम आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि कुछ सॉल्यूशंस पहले से बना लेने हैं। ठीक है, खुद से, जिसके अंदर साल्ट जो है सोडियम आयन है, या जो आपकी ग्लूकोज है, या जो भी आपका अननोन कंपोनेंट है जिसकी आप कंसंट्रेशन डिटरमिन करना चाहते हैं उसकी नॉन कंसंट्रेशन मौजूद हो। ठीक है, आपने क्या करना है, सपोज इसके अंदर 10 ppm कंसंट्रेशन आपने ऐड की, इसके अंदर जो है वो आपने 10 ppm कंसंट्रेशन ऐड की। ठीक है, दूसरे के अंदर आपने 5 ppm कंसंट्रेशन प्रिपेयर कर ली ग्लूकोज की, तीसरे के अंदर आपने 2.5, 1.25, 0.625। ठीक है, ये आपके पास 5 सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनकी कंसंट्रेशन आपने खुद प्रिपेयर की और आपको पता है कि इन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन क्या है, या इनके अंदर अगर आप ग्लूकोज चेक करना चाहते हैं तो उसका क्या लेवल है। पहला सॉल्यूशन जो है उसके अंदर आपने अभी देख ले 10 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, पर लीटर आपने डिजोल्व। दूसरे में आपने 5 मिलीग्राम पर लीटर, 2.5 मिलीग्राम पर लीटर, 1.25 ग्राम मिलीग्राम पर लीटर, और यहाँ पे 0.625 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अब आपके पास ये कुछ नॉन कंसंट्रेशन प्रिपेयर हो गई हैं ग्लूकोज सॉल्यूशंस की, जिनको आप कह रहे हैं कि ये आपके 5 स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस है। अब एक सॉल्यूशन वो है जो आपने एग्जैक्टली जो है वो सी वाटर सैंपल आपको नहीं पता, या ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नहीं है जिसको आपने डिटरमिन करना है। ठीक है, तो 5 आपके पास नॉन सॉल्यूशन है और एक आपके पास नॉन सॉल्यूशन। उसकी रीजन आपके पास ये होती है कि मोस्टली आप कोई डिटर्मिनेशन उसको कैरी कर सकते हैं जब एटलीस्ट एक कंसंट्रेशन आपको पता हो। तो हमेशा आप जो अननोन कंसंट्रेशन डिटरमिन करते हैं सम नॉन कंसंट्रेशन से डिटरमिन करते हैं। तो ये आपके पास जो है वो 5 सॉल्यूशंस है जिनकी कंसंट्रेशन आपको पहले से पता है, और एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता नहीं है, और इसकी कंसंट्रेशन आपने एक्चुअली डिटरमिन करनी है अपने प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 5 ट्यूब्स लेनी है। ठीक है, अंदर आपने ये रिक्वायर्ड कंसंट्रेशंस जो है वो डिटरमिन करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया कि इसमें से ये 10 ppm कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि उसकी क्वांटिटी जो है, ये आपका जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसके अंदर सैंपल को कंटेन करने के लिए कि इस तरह का ग्लास का कंपोनेंट होता है जिसको हम क्यूबिट कहते हैं। ठीक है, इस तरह का ग्लास होता है, ग्लास का बना होता है, दो साइड से ये ट्रांसपेरेंट होता है और दो साइड से ये जो है वो आपके पास टू सम एक्सटेंट ओपैक होता है, और आपने इसको ओपैक साइड से पकड़ना होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट साइड से नहीं पकड़ना होता। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, पहले एक दफा जो है वो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये आपका जो है ये इसकी जो ग्लास साइड है वो आपकी
क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है, अगर नहीं है तो टिश्यू पेपर से आप उसको साफ करके उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपका ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जिसके अंदर 10 ppm कंसंट्रेशन है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद जो है वो आपने क्या करना है, ये वाला जो इसका लिड है इसके ऊपर क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद ये आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जो आपकी लैब में पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखना है इस क्यूबिट को। ठीक है, 10 ppm का सोल्यूशन जो आपने इस क्यूबिट के अंदर ऐड किया आपने इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये आपके पास लिड होता है इस तरह से इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, आप उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्यूबिट्स रखने की जगह होती है। ठीक है, आपने क्या करना है, आप अपनी ये क्यूबिट जिसमें आपने 10 ppm का सोल्यूशन ऐड किया यहाँ पे इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रख देनी है। ठीक है, अब क्या करना है, आपने अपनी जो क्यूबिट है वो यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, इसमें ये आपके पास जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है ये सिंगल बीम भी होता है और डबल बीम भी होता है। जो सिंगल, असल में आपको क्या करना पड़ता है कि नॉन सोल्यूशन के साथ ना आप सिर्फ एक क्यूबिट और भी ऐड करते हैं जिसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट होता है, क्योंकि आपको एब्जॉर्बेंस चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपने सोल्यूट की। ठीक है, तो सॉल्वेंट की अगर आपके पास अलग से एब्जॉर्प्शन आ जाती है तो आप दोनों को माइनस करके सोल्यूट की कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर आपका वाटर है जिसके अंदर आप ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को चेक करना चाहते हैं तो आपने प्योर वाटर जो है वो एक दूसरी क्यूबिट के अंदर रखे, इसके अंदर एट अ टाइम आपने 2 क्यूबिट्स लगानी है, एक में प्योर वाटर और एक में जिसमें ग्लूकोज का सोल्यूशन है वो लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपका लिड है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, इसको आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, पहले स्टेप में आपने क्या किया, अपना सोल्यूशन लिया, उसको क्यूबिट में ऐड किया, लिड क्लोज किया, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का लिड ओपन किया, उसमें अपना नॉन सोल्यूशन रखा, प्योर सॉल्वेंट जो है उसकी क्यूबिट रखी और उसको क्लोज कर दिया। ये आपके स्टेप्स हो गए एब्जॉर्बेंस को फाइंड करने के लिए। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास जो रीडिंग आएगी आपने वो नोट कर लेनी है। एब्जॉर्बेंस जो है वो यहाँ पे आप सेट करते हैं, ये बटन होते हैं, यहाँ से आप एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमीटर्स जो है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग करेंगे आपके पास एब्जॉर्बेंस की रीडिंग आ जाएगी, यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी रीडिंग आएगी आपने वो नोट कर लेनी है। अब आपने क्या करना है कि ये जितने भी आपके सॉल्यूशंस थे 10 ppm के 5 ppm के, आपने वन बाय वन सबके साथ यही वाला स्टेप करना है। पहले 10 ppm वाले के साथ आपने ये स्टेप्स प्रोसीड किए और एब्जॉर्बेंस नोट कर ली। फिर आपने 5 ppm वाले सोल्यूशन के साथ जो है वो सेम प्रोसेस करना है, 2.5, ठीक है, 1.25 एंड 0.625 जो आपके 5 सॉल्यूशंस थे। 5 के लिए आपने सेम स्टेप को रिपीट करना है। ठीक है, रिपीट करने के बाद आपने क्या करना है, उसकी एक डिमॉन्स्ट्रेशन बनानी है। ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपके पास एब्जॉर्बेंस भी आ गई है और कंसंट्रेशंस आपको पहले से पता थी। ठीक है, आपने क्या किया है कि एक टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन बना दिया। ठीक है, टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन में ये आपके 5 जो टेस्ट ट्यूब्स थी उनके अंदर जो कंसंट्रेशन थी, जो नॉन कंसंट्रेशन आपने खुद प्रिपेयर की थी वो मैंने यहाँ पे जो है वो नोट कर दी है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में 10 ppm था, 5 ppm था, 2.5 था, 1.25 और 0.625। अब जो एब्जॉर्बेंस के लिए आपके पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर की स्क्रीन के ऊपर जो आपके पास एब्जॉर्बेंस की रीडिंग आई थी वो आपने नोट करते जाना है। सपोज इसके लिए 0.8 आई, इसके लिए 0.4 आई, इसके लिए 0.2 आई, इसके लिए 0.09 आ गई और इसके लिए आपके पास 0.04 आ गई। ये आपके हो गए स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जिनके लिए आपने एब्जॉर्बेंस नोट कर ली। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन आपको पहले से पता थी, एब्जॉर्बेंस आपने खुद से नोट कर ली। अब आपके पास एक टेस्ट ट्यूब जो नंबर 6 पे रह गई है उसके अंदर वो सैंपल मौजूद था जिसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता, वो आपने पता करनी है। यानी ये आपका टारगेट है जिसको आपने डिटरमिन करना है, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन तो आपको ऐसे पता नहीं चल सकती, लेकिन आप उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो आपने पहले 5 स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के लिए किया है एब्जॉर्बेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, इस कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए आप क्या करेंगे, उसी अननोन सॉल्यूशन को आपने क्या करना है कि जो है वो उसकी उसी तरह से उसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर लगा के एब्जॉर्बेंस फाइंड करनी है। एब्जॉर्बेंस तो फाइंड कर सकते हैं ना उसी तरह जैसे आपने बाकी 5 सॉल्यूशंस को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर लगा के एब्जॉर्बेंस फाइंड की है। अपने सैंपल को, अपने अननोन सॉल्यूशन को भी उसी तरह आपने क्यूबिट के अंदर ऐड करना है, उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर लगाना है और कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर लेना। ठीक है, कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के बाद, हेलो, यस मैम। जी मैम।
हेलो। यस मैम। अच्छा, ये आपके पास एब्जॉर्बेंस आ गई है आपके अननोन सोल्यूशन की। अब जी आपने अननोन कंसंट्रेशन डिटरमिन करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस। अब उसके लिए मैम आपने क्या करना है? आवाज नहीं आ रही? कभी आ जाती है कभी नहीं आती आपकी भी मैम। मेरे पास ऐसे ही आ रही है, आपकी कंटिन्यूअसली मेरे पास कट कट के आ रही है। जी ये सिग्नल्स का मैम कोई इशू है? आपकी भी रिकॉर्डिंग जो आपको मिलेगी ना, उससे जो आपके मिसिंग ऐसे पॉइंट्स होंगे वो नोट कर ही लीजिएगा। है। रिकॉर्डिंग से जो है ना वो मिसिंग पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, मैं फिर आपको भेज देती हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि वो जो 5 सॉल्यूशंस की आपके पास एब्जॉर्बेंस भी है और आपकी उनके पास कंसंट्रेशन भी है, ठीक उसका आपने है ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, उसको आप एक्सेल पे भी प्लॉट कर सकते हैं और बाय हैंड भी प्लॉट कर सकते हैं। जी मैम। लेकिन ठीक एक्सेल पे मैं आपको प्लॉट करना जो है नेक्स्ट जो आपकी क्लास है उसमें सिखाऊंगी। फिलहाल मैं आपको पहले आपने उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि ग्राफ पेपर पे आप उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप व्हाइट बोर्ड को देखें जरा। आपने एक्स एक्सिस पे जो है जी। वो कंसंट्रेशन लेनी है। नजर आ रहा है आपको व्हाइट बोर्ड? जी आ रहा है मैम। एक्स एक्सिस पे आपने कंसंट्रेशन ले लेनी है और वाई एक्सिस पे आपने एब्जॉर्बेंस लेनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आप वो जो 5 सॉल्यूशन थे, ठीक है, आपने उनकी कंसंट्रेशन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपने मेंशन करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे आपके पास कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन जो आपने ली थी उनको आपने क्या करना है, सीक्वेंस वाइज जो है वो यहाँ पे अरेंज करना है। ये वो ये वो डिफरेंट कंसंट्रेशन थी जो आपने जिनके सॉल्यूशंस आपने प्रिपेयर किए थे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। यूनिट आपने ओवरऑल नीचे मेंशन कर दिया। एब्जॉर्बेंस का यूनिट नहीं होगा आपके पास। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने नोट करना है, आपका जो ग्राफ पेपर है आपने उसके ऊपर नोट करना है कि आपका ये जो 0.25 है 625 है, इसकी आपके पास एब्जॉर्बेंस किस लेवल पे आई थी, 1.25 की कहाँ पे आई थी, 2.5 की कहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे हमने जो कंसंट्रेशंस नोट की थी उसको अगर आप जो है वो रिव्यू करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या दिखा रहा है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशंस थी उनकी जो एब्जॉर्बेंस है वो क्या है कि जो का ppm था 0.8, 0.4, 0.2, 0.09 एंड 0.04। यही कंसंट्रेशन आपने 10 के को जो है वो y एक्सिस पे 0.8 तक जो है वो मैच करके आपने पॉइंट लेना है। ठीक है, जो आपका 5 है उसको 0.4 से। अब इसको हम क्या करते हैं कि रीडिंग्स को वहां पे पुट करते हैं। ठीक है,
जो आपका 10 ppm था वो आपके पास आ रहा था 0.8 पे थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप जो है वो प्लॉट बना सकते हैं। ठीक है, अब आपने जो है वो अब एक डेफिनेट जो है वो स्केल लेने के बाद, जैसे आप ग्राफ बनाने के लिए स्केल्स लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, आपने 10 के लिए यहाँ पे आपके पास डेफिनेटली एक वैल्यू शो हो रही होगी 0.8। आपने क्या करना है, इधर से इसको ड्रॉ करके ले जाना है आपने। यहाँ पे आपके पास एक सिंगल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, 5 पे आपके पास जो रीडिंग आई थी उसको एब्जॉर्बेंस पे जो है वो 5 के साथ मीट कर देना है। जी। अब ये जितने पॉइंट्स आपके पास आएंगे ना, ये 5 पॉइंट्स आपके पास आएंगे। इनको आपने ज्वाइन करके ना एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, जैसे ग्राफ बनाते हुए करते हैं। आपने इसको स्केल से बनाना है, सारे पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन करना है। अच्छा, ज्वाइन हो गए हैं, उसके बाद अब ये आपके पास 5 कंसंट्रेशंस के सॉल्यूशन। अब जो आपका जी अननोन सॉल्यूशन है ना, मैम। अब जो आपका अननोन सॉल्यूशन है उसका इशू क्या था आपके पास, कि उसकी आपके पास एब्जॉर्बेंस तो है लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन आपने डिटरमिन करनी है इसी ग्राफ से। 0.03 आपके अननोन सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस। अब आपने देखना है कि 0.03 कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 0.03 को इन दोनों के दरमियान में आना चाहिए। जी मैम। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको 10 इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके 0.03 जो है उसका कहाँ पे होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो पॉइंट आपके पास आएगा उसको आपने एक्स एक्सिस से मीट कर देना। अब इस जगह पे आपके पास जो कंसंट्रेशन आएगी वो आपकी अननोन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आपने क्या किया कि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशंस की हेल्प से एक अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमिन किया। क्लियर हो गया? यस मैम। अब आपने इन्हीं रीडिंग्स को लेते हुए एक ग्राफ बनाना है। फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि एक्सेल पे आप इसको कैसे कैलिब्रेशन कर्व को बना के, स्टैंडर्ड कर्व को बना के अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर सकते हैं। क्लियर? आपने इस प्रैक्टिकल को लिखना है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने ग्राफ बनाना है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है इन्हीं मैम। रीडिंग्स को लेते हुए जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि अभी ज़ाहिर है आप परफॉर्म नहीं कर रहे कि आपके पास रीडिंग्स हो, तो आपने इन्हीं रीडिंग्स को लेना है।
ओके ठीक है। जी क्लास आज का आपका जो लेक्चर है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, जी तो कोई जो है इसमें क्वेश्चन होगा आप इसको एक दफा नोट करें, फिर अगर जी। कोई